नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 10A कंप्लीट कर चुके हैं और 10B के लिए थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को आसानी से लगा सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि सोचिए 17 नंबर का आता है बोर्ड पेपर में, 17 नंबर। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 10B में अभी तक हम लोग सदिश पढ़े, अब पढ़ेंगे सदिशों का योग। सदिशों का योग, सदिशों का एवं सदिश और सदिशों में अंतर क्या है। जब एक सदिश है, एक सदिश राशि है तो सदिश कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक सदिश हो जाएंगे तो उसे सदिशों, दिए गए सदिशों ऐसे बोल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, तो दो सदिशों को जोड़ने के लिए, दो सदिशों को जोड़ने के लिए, दो सदिश, केवल अभी फिलहाल दो सदिश की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सदिश की बात नहीं कर रहे। दो सदिशों का योग करने का मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम हैं? दो नियम। ध्यान से देखिएगा। पहला है त्रिभुज नियम। पहला क्या है? त्रिभुज नियम। दूसरा क्या है? समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा क्या है? समांतर चतुर्भुज नियम। चतुर्भुज नियम। तो बताइए, त्रिभुजों का नियम, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, ये दो सदिशों को जोड़ने का नियम बहुत सिंपल सा नियम है। मान लीजिए दो सदिश दिए हुए हैं, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। इनको जोड़ना है, तो त्रिभुज नियम क्या कहता है? त्रिभुज नियम कहता है, ध्यान दीजिएगा, किसी एक त्रिभुज को आप क्या करेंगे? उसी के बराबर और उसी के दिशा में खींच लेंगे। किसी एक सदिश को उसी के बराबर और उसी के दिशा में क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। देखिए हाई वेक्टर ए है तो लगभग उसी के बराबर और उसी के दिशा में क्या कर लेंगे? आप खींच लेंगे। दिशा सेम है। अब खींचे गए सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश का पुच्छ रखेंगे और उसी के दिशा में और उसी के बराबर क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। बोलिए, तो ये क्या आपको लग रहा है? त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं हैं, त्रिभुज की दो लगातार भुजाएं, एक के बाद ये हो गया कि नहीं हो गया? कहता है अब त्रिभुज नियम, ध्यान दीजिए, दो सदिशों को जोड़ने के लिए किसी एक त्रिभुज की भुजा को उसी के बराबर और उसी के दिशा में खींच लेंगे और दूसरे सदिश को पहले के शीर्ष पर रखकर उसी के दिशा में और उसी के बराबर क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। अब इन दोनों का जो योग होगा ना बाबू, त्रिभुज के तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा। त्रिभुज के तीसरी भुजा ये होगा ना, जो कि पहले के पुच्छ से किधर जा रहा है? दूसरे के शीर्ष की ओर। पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष की ओर। तो यही जो सदिश है इन दोनों का क्या कहलाएगा? योग। यही जो सदिश है दोनों का क्या कहलाएगा? योग। त्रिभुज नियम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। दो सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम के अनुसार किसी एक सदिश को उसी के बराबर और उसी के दिशा में क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं और दूसरे सदिश को उसके शीर्ष पर रखकर उसी के बराबर और उसी के दिशा में क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। अब पहले सदिश के पुच्छ से दूसरे सदिश के शीर्ष को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? दोनों सदिशों का योग। तो क्या इस त्रिभुज नियम को ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यदि दिए गए सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो इनका योग त्रिभुज के उस तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा जो पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष की ओर खींचा गया। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज नियम मैं लिख दे रहा हूँ। त्रिभुज नियम बताइए, त्रिभुज नियम किस पे अप्लाई होता है? दो सदिशों के योग के लिए। यदि दिए गए सदिशों को त्रिभुज की दो संलग्न तो ऐसे हो जाता ना, दो क्रमागत या संगत भी बोल सकते हो, दो क्रमागत या संगत भुजाओं से
यदि दिए गए सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत एक के बाद एक भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी इनका योग त्रिभुज की उस तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा जो पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष की ओर खींचा जाए। बोलिए, क्लियर हो गया? यदि दो सदिशों को दो लगातार भुजाओं से त्रिभुज की दो लगातार भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो उनका जो परिणामी होगा, जो योग होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा से, बताइए 1 2 तीसरा यही है ना, त्रिभुज की उस तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा जो पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष की ओर खींचा गया। कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे, दो सदिशों को जोड़ने का दूसरा नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। मान लीजिए अगर कोई दो सदिश दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ना है। तो यह नियम क्या कहता है? इन दोनों सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाले भुजाओं से अगर प्रदर्शित किया जाए, इसको क्या करेंगे? इसी के दिशा में इसी के बराबर खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे? और दूसरे को भी यहीं पे रखते हुए संलग्न करना है ना, यहीं पे खींच लेंगे बी। बताइए, दो दिए गए सदिश हो गए, इनसे आप कुछ मत कीजिए, समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती है ना, तो यहाँ समांतर खींचेंगे, इसके समांतर हो गया, यहाँ समांतर खींचेंगे, इसके समांतर हो गया। अगर मान लीजिए ये ए बी और ये सी था और ये डी है, तो अब बताइए तो क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज में दिए गए दोनों भुजाओं को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करेंगे। तो इनका योग जो होगा उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा। विकर्ण तो हैये होगा और हैये होगा ना, तो उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु, तो इन दोनों का कॉमन बिंदु यही है ना। इस विकर्ण से जो प्रदर्शित होगा बाबू, इन दोनों का क्या कहलाएगा? योग। इन दोनों का क्या कहलाएगा? योग। तो एक लाइन में समझिए जरा, तो दो सदिशों के जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम यह कहता है कि यदि दोनों सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित कर दिया जाए तो इनका परिणामी इनके उभयनिष्ठ बिंदु से जाने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा। क्लियर है? अच्छा, आइए देखते हैं इसको त्रिभुज नियम से भी जोड़ते हैं, तब भी यही आता है कि कुछ और आता है। आइए देखते हैं। पहले आप क्या करेंगे भाई साहब? एक खींच लेंगे, उसी के बराबर और उसी के दिशा में खींच लेंगे कि नहीं? फिर उसके शीर्ष पे बी रख के खींच लेंगे, उसी के बराबर और उसी के दिशा में। बताइए, ए बी, यही त्रिभुज नियम है ना। अब पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष को मिला देंगे, तो यही दोनों का क्या कहलाता है? योग। बताइए, ये दोनों सेम है कि नहीं है? ऐसे सेम है ना, तो दोनों नियम सेम है। तो आइए हम क्या जानेंगे? समांतर चतुर्भुज नियम। तो एक लाइन में लिखेंगे क्या? यदि दिए गए दोनों सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो इनके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है। क्लियर बच्चों? तो लिखिए जरा, तो लिखिए, यदि दिए गए दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो इसका परिणामी
समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो इनके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है, जो इनके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है, उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है। क्लियर बच्चों? उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है। जल्दी से जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ चुके हैं। ये दोनों नियम किसके लिए थे? केवल दो सदिशों के लिए। अगर कहीं दो से अधिक सदिश दे दे तो हम पढ़ते हैं सदिशों के योग का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम बहुत आसान है। मान लीजिए एक कोई दिया वेक्टर ए, ये कोई दिया है वेक्टर बी, और ये कोई दिया है वेक्टर सी, और ये कोई दिया है वेक्टर डी, ऐसे कुछ दिया है। इन सभी सदिशों को क्या करना है? जोड़ना है। तो बताइए इसमें त्रिभुज नियम अप्लाई कर पाएंगे क्या? केवल दो सदिशों के लिए त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? बहुभुज नियम। क्या? बहुत आसान सा नियम है। क्या कहता है? सदिशों के योग का बहुभुज नियम कहता है, ध्यान से सुनिएगा, दिए गए सभी सदिशों में से किसी एक सदिश को उसी के बराबर तथा उसी के दिशा में खींच लेते हैं। कोई दिक्कत? अब पहले सदिश के शीर्ष पर दूसरे के पुच्छ को रखकर उसी के बराबर उसी के दिशा में खींच लेंगे, फिर तीसरे को दूसरे के शीर्ष पर रखकर उसी के बराबर उसी के दिशा में खींच लेंगे। यही प्रक्रिया दिए गए सभी सदिश के साथ करेंगे और पहले के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिला देंगे तो सभी सदिशों का क्या मिल जाएगा? योग। जैसे मान लीजिए ये दिया है, योग करना है आपको, तो सबसे पहले किसी को भी खींचना चाहे खींच सकते हैं, लेकिन आइए क्रम से खींचते हैं। वेक्टर ए, सॉरी इसकी दिशा में खींचिए, इस डायरेक्शन में है वेक्टर ए। फिर बी को खींचेंगे, बी के पुच्छ को ए के शीर्ष पर रखेंगे और उसी के बराबर और उसी के दिशा में खींच लेंगे। खींच लिए कि नहीं? अब सी के पुच्छ को बी के शीर्ष पर रखेंगे और उसी के बराबर उसी के दिशा में खींच लेंगे। अब सी के शीर्ष पर डी के पुच्छ को रखेंगे और उसी के बराबर और उसी के दिशा में खींच लेंगे। बताइए यहाँ तक कर लेंगे आप? तो पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष को जैसे ही मिलाएंगे तो जो सदिश मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी सदिशों का क्या मिल जाएगा? योग। सभी सदिशों का क्या मिल जाएगा? योग। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, बहुत दिया रहेगा इसी टाइप का, लेकिन हमको त्रिभुज नियम का ही पालन करके देखते हैं। आइए समझते हैं। तो इसका नियम क्या बना? जब दो से अधिक सदिश दिए हों तो इनको जोड़ने के लिए बहुभुज नियम का पालन करते हैं। बहुभुज नियम के अनुसार दिए गए सभी सदिशों में से किसी एक सदिश को उसी के बराबर तथा उसी के दिशा में क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। तथा अब अगले सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के शीर्ष पर रख के उसी के बराबर तथा उसी दिशा में खींच लेंगे। यही क्रिया सभी सदिशों के साथ करते हैं। तो अंततः पहले सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाने पर हमें सदिशों का योग प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को एक ट्रिक दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये दिया है ए, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे कुछ दिया है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी, डी और ई। तो ढंग से आप देखिए तो कौन कौन सा सदिश दिया है? ए बी दिया है कि नहीं दिया है? बी सी दिया है कि नहीं दिया है? सी डी दिया है कि नहीं दिया है? डी ई दिया है कि नहीं दिया है? क्या ई ए दिया है कि ए ई दिया है? ई ए दिया है कि ए ई दिया है? कभी भी पूछ से शीर्ष की ओर जाते हैं ना। अगर मान लीजिए आपसे बाई चांस ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई का मान पूछ ले कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले त्रिभुज नियम समझाते चलते हैं, उसके बाद इसको भी ट्रिक से बता देंगे। अच्छा बताइए त्रिभुज नियम क्या कहता है? ए बी और बी सी
को हटाकर AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि पहले के पुष्प से दूसरे के AB प्लस BC के जगह क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। फिर त्रिभुज नियम कहता है AC प्लस CD, तो पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष को मिला देंगे, यही इसका योग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको हटा के AC प्लस, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। बोलिए, AD लिख दिए। अब बताइए AD प्लस DE को क्या लिख सकते हैं? AE लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, क्योंकि पहले के पुष्प से दूसरे के शेष को। अब समझिएगा, तो AE आ गया, कितना आ गया? तो एक AE ऑलरेडी दिया हुआ है और पूरा जोड़े तो AE आ गया। AE कितना आया? 2A। आइए समझाते हैं अब अच्छे तरीके से कैसे आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसके आधार पे ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी होगा। ध्यान दीजिए, इस ट्रिक को बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी आप समझिए, दो चित्र से समझिएगा, वेक्टर AB और ये है वेक्टर BC, है ना? तो इसका AB प्लस BC, इसकी योग की बात करें तो पहले के पुच्छ से दूसरे के शेष की ओर, तो यही योग होगा ना AC। हाँ, यही होगा। AB और BC का योग क्या होगा? AC। समझ में आ रहा है? तो कैसे हुआ ध्यान दीजिए, पहले का दूसरा, पहले का दूसरे का पहला बराबर है कि नहीं है? और जो बराबर है उसको हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा ना? ये रूल याद रखेंगे तो जो क्वेश्चन था आपका बहुत इजी होने वाला है। आइए, क्या यही क्वेश्चन था? AB C D और मान लीजिए ये था E, और ये ऐसे था, यही था कुछ ना पीछे वाला क्वेश्चन। बैक करके देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, ठीक है? तो बताइए, यही हमको सिद्ध करना था। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस AE का मान कितना होगा? बताइए, यही प्रूव करना है ना? तो एक बात बताइए, हमने बोला कि कभी भी पहले का दूसरा और दूसरे का पहला बराबर है तो उसमें से गायब हो जाएगा ना? तो ऐसे पेयर ढूंढिए, जोड़ा ढूंढिए जिसमें पहले का दूसरा और दूसरे का पहला बराबर हो। B और B बराबर है कि नहीं है? तो इसको एक ब्रैकेट में लिख ले, कोई दिक्कत है? बोलिए, यहाँ पहले का दूसरा दूसरे का पहला बराबर है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख ले, कोई दिक्कत है? अब बताइए, B भी बराबर है तो ये जोड़ेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। इसको D बराबर है तो क्या लिख सकते हैं? CE लिख सकते हैं। और पहले से क्या है? AE। अब बताइए, कहीं भी दिख रहा है? देखिए, इसका दूसरा इसका पहला बराबर है कि नहीं है? तो ये गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AE, और ऑलरेडी क्या है? AE। अब बताइए, AE मिलकर कितना होगा? 2AE। बात समझ में आया ना? तो हम लोग अगला प्रश्नावली B जो करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो नोट कर लीजिए। धन्यवाद। लिख ला, लिखवा देंगे कि समझिए।